हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले उन सभी 28 लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि, जिन लोगों को धर्म जान करके उनके धर्म के आधार पर चुन चुन करके गोलियों से उड़ा दिया गया कश्मीर के पहलगांव में। ऐसे 28 लोग जो कि निर्दोष थे, निहत्थे थे, उनको चुन चुन करके सिर्फ ये जान करके कि वो हिंदू हैं, उन लोगों को गोलियों से भून दिया गया और उनके साथ जाने वाले परिवार वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि जाओ बता दो अपनी सरकार को कि हमने तुम्हें क्यों मारा है। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए मारा है क्योंकि तुम हिंदू हो या ईसाई हो, गैर मुस्लिम हो बेसिकली। तो भगवान से प्रार्थना है कि इन लोगों को अपने श्री चरणों में जगह दें और साथ में इनके परिवार वालों को ये जो गहरा घाव उनको दिया गया है उसको सहने की सहन शक्ति दे। इस मुसीबत की घड़ी में इन सभी परिवार वालों के साथ पूरा देश है और सरकार से निवेदन है कि ये जो घाव दिया गया है ये सिर्फ 28 परिवारों को नहीं, पूरे भारत को एक घाव दिया गया है। ऐसी कायरतापूर्ण जो हरकत की गई है, इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार को जरूर देना चाहिए। ये वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सालों तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और कहीं ना कहीं हमारे देश का जो अभिन्न अंग कश्मीर है वो हमसे कटता चला जाएगा। तो इसी निवेदन के साथ आज के वीडियो की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साल दर साल इसके जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी अलग अलग नए नए तरीकों से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है साइबर अवेयरनेस। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई साइबर अपराध की घटना हो जाती है, लोगों के पैसे लुट जाते हैं, उसके बाद उनके पैसों का वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात का जवाब आपको वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी नए नए तरीके साइबर अपराधी द्वारा अपनाए जा रहे हैं उन तरीकों के बारे में बात की जाती है। आप लोगों तक साइबर अपराध के प्रति अवेयरनेस पहुंचाई जाती है ताकि आप लोग पहले से ही सतर्क रहें और आप में से किसी का नुकसान ना हो। तो शुरुआत करते हैं। घटना है अगस्त 2024 की, कानपुर की घटना है जहां पर एक एनआरआई डॉक्टर जिनके साथ 80 लाख रुपए की साइबर ठगी हो जाती है। उसके बाद वो साइबर थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आपके साथ कोई साइबर अपराध हो जाए, छोटा या बड़ा, तो cybercrime.gov.in पे जाकर के अपने अपराध को दर्ज कराएं या फिर 1930 पे कॉल करके भी आप अपनी घटना को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो कि साइबर पुलिस स्टेशन हो, वहां जाकर के भी आप साइबर अपराध की घटनाओं को दर्ज करा सकते हैं। तो उन्होंने भी साइबर अपराध की घटना को दर्ज कराया। 80 लाख काफी बड़ा अमाउंट था। कंप्लेंट दर्ज होती है और दिसंबर 2024 को पुलिस की तरफ से उनको एक कॉल जाती है। उनको बताया जाता है कि आपने जिन अकाउंट्स में पैसे डाले थे उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है और आपके पैसे उससे रिकवर हो सकते हैं, लेकिन आपको पैसे रिकवर कराने के लिए 27 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, जिसके ऑलरेडी 80 लाख रुपए जा चुके हों वो 27 लाख रुपए और कहां से पे करेगा। तो उन्होंने वो 27 लाख रुपए नहीं पे किए और उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो जो पैसे उन अकाउंट में फ्रीज थे, जो कि साइबर अपराधियों के अकाउंट्स थे, उन अकाउंट से उन पैसों को जो कि फ्रीज पड़ा था, जिसके लिए 27 लाख रुपए की घूस का ऑफर किया गया था, वो पैसे दूसरे किसी स्टेट से निकाल लिए गए। यानी कि उन अकाउंट से अब रिकवरी पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि वो जो पैसे उन अकाउंट्स में थे वो अलग अलग स्टेट से निकाल लिए गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगाया है जो नए डॉक्टर हैं उनके भतीजे संजय टंडन, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है पुलिस में इस चीज को लेकर के। किसके खिलाफ? एसआई के खिलाफ और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनके खिलाफ, और साथ में उस समय के एसीपी रहे मोहसिन खान, इनके खिलाफ भी दर्ज कराया गया है केस। मोहसिन खान, जी हां, काफी चर्चाओं में थे। इनके ऊपर आईआईटी कानपुर की एक महिला के साथ यौन शोषण का आरोप भी था, जिसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस पूरी घटना में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये, साइबर अपराध होने के बाद किस तरह से, मतलब जो खुद विक्टिम है जिसके पैसे गए हैं उससे घूस मांगी गई 27 लाख रुपए की आपके पैसों को रिकवर कराने के लिए, बावजूद इसके कि इनके पैसे बैंक में फ्रीज थे। मतलब समय पर उन बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया था जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर वो पैसे दूसरे स्टेट से निकाले कैसे गए। ये जानना है तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़ों की तरफ लेकर के चलता हूं। ये भी एक अखबार में छपी हुई रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कहती है कि ऑनलाइन ठगी होने के बाद बैंकों में जो अमाउंट फ्रीज हो जाता है, जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं जिसमें वो पैसे पड़े होते हैं, ऐसे 95% अमाउंट को आज तक बैंकों ने नहीं लौटाया है। इनफैक्ट जो केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर लेने के बाद भी इन पैसों को
रिकवर नहीं किया जा पा रहा है। मतलब बैंकें भी ढीला ढाली कर रही हैं, बैंकें भी उन अकाउंट से पैसों को निकाल करके विक्टिम के खातों में ट्रांसफर नहीं कर रही हैं। इस तरह की रिपोर्ट यहां पर छपी है। और यह रिपोर्ट किसके हवाले से दी गई है? यह रिपोर्ट संसदीय समिति की रिपोर्ट है। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 3 साल के अंदर 87.88 करोड़ रुपए जो है, जो अमाउंट है, ये फ्रीज किया गया उन बैंक अकाउंट्स में। और उसमें से महज 4 करोड़ 15 लाख रुपए यानी कि 5% ही उपभोक्ताओं को रकम वापस मिली है। ये पिछले 3 साल का सरकारी डेटा है कि 2021 में टोटल 547 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में से सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम बैंकों ने जो है ब्लॉक की थी। यानी कि जितने की साइबर ठगी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये 500 करोड़ जो 2021 के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 500 करोड़ की ठगी हुई थी। तो इनके मान मिले अगर आंकड़े, तो 547 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 64 लाख रुपए बैंकों में फ्रीज हुए थे, जो कि महज 10% भी नहीं है। यानी कि जितना भी पैसा साइबर अपराध में जाता है, अगर इनके आंकड़ों को ही मान लें, तो महज 10% पैसा जो होता है वो ही फ्रीज होता है, सबसे पहली चीज। और उसमें से भी 95% जो अमाउंट है वो पैसा रिकवर ही नहीं होता, यानी कि वो पैसा अकाउंट में नहीं आता विक्टिम के। तो फायदा क्या है फ्रीज करने का? तो इसीलिए मैं कहता हूं अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से 2 साल में जो साइबर ठगी की जो रेशियो है वो 128%, और ठगी की रकम जो है वो 243% बढ़ी है। पिछले 2 सालों की बात की जा रही है। और पिछले 3 सालों के अंदर जो ये पूरा एक डेटा आया है, उसके हिसाब से 2021 में 547 करोड़ की ठगी हुई, उसमें से सिर्फ 3.64 करोड़ जो है वो ब्लॉक किए गए और 1 भी रुपया वापस नहीं किया गया। दूसरा आंकड़ा है 2022 का, जिसमें कि 229 करोड़ की ठगी दिखाई जा रही है और 16 करोड़ ब्लॉक किया गया है और 5.78 करोड़ की वापसी लोगों को कराई गई है। वहीं 2023 में 574 करोड़ की ठगी और 67 करोड़ रुपए ब्लॉक किए गए और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3.57 यानी कि 574 में से सिर्फ 3.57 करोड़ रुपीस उन लोगों को वापस किए गए जिनके अकाउंट से पैसे गए थे, जो फरियादी थे, जो साइबर अपराध के विक्टिम थे। तब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपके साथ साइबर अपराध हो गया है और आपने समय रहते cybercrime.gov.in पे जाकर के कंप्लेंट कर भी दी है, उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि एक तो करप्शन करके, जो मैंने आपको बताया कि भ्रष्ट तंत्र में क्यों कहता हूं, उसके कई एग्जांपल्स यहां पर हैं। पहला एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको अभी दे देता हूं। एक जून 2024 में मैंने एक कंपनी को एक्सपोज किया था जिसका नाम था हाईबॉक्स। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया था। लाखों करोड़ रुपए यानी कि 500 करोड़ से ऊपर की ठगी वो बताई जा रही थी। उसमें कंप्लेंट भी दर्ज होती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, अकाउंट्स में 18 करोड़ रुपए फ्रीज भी हैं। और ऐसे में जो लोग आज की डेट में जिनके पैसे इसमें गए हैं, जब वो साइबर थानों के चक्कर काट रहे हैं, तो उनसे किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 10-10 हजार रुपए डिमांड किए जा रहे हैं कोर्ट ऑर्डर के नाम पर या फिर उनके पैसों की रिकवरी कराने के नाम पर। एक नहीं दसियों कंप्लेंट्स हैं जो कि मेरे ग्रुप्स में लोग आकर के स्क्रीनशॉट तक देके जाते हैं और कई केसेस में तो उनसे कैश में पैसे लिए जाते हैं साइबर पुलिस के द्वारा। उनको थाने में बुला करके उनसे खर्चा पानी मांगा जाता है, उसके बावजूद भी उनके पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं। और इसी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है बैंक अकाउंट को फ्रीज करके उन लोगों को हैरेस करना जो कि एक्चुअल में साइबर अपराधी है ही नहीं। यानी कि ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट जो कि यहां दिखा रहे हैं कि इतना पैसा बैंक अकाउंट में 10% फ्रीज किया गया है, वो भी सारा साइबर अपराध का पैसा नहीं है। मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में दिखाया जिसमें कि ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया जिनका साइबर अपराध से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि वो लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 में थे, लेयर 10 में थे। यानी कि कोई सब्जी वाला है, उसको कोई आकर के पेमेंट करके चला जाता है और जिसने पेमेंट की है उसको किसी साइबर अपराध से पैसा मिला या किसी ऑनलाइन गेमिंग या किसी स्कैम के थ्रू पैसा आया है, जिसकी वजह से उस सब्जी वाले के पैसे उस सब्जी वाले के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जो कि जिसका बेचारे का कोई दोष ही नहीं था। वो सिर्फ सड़क पर सब्जी बेच रहा है पर उसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए फ्रीज कर दिए गए। नारियल बेच रहा हो या छोले कुलचे का भी हमने केस देखा जो कि कोर्ट गया बंदा। तो जो ये 10% का फ्रीज है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि जेन्युइनली वो साइबर अपराध का पैसा है। तो साइबर अपराध का जो मैक्सिमम पैसा होता है वो साइबर अपराधियों द्वारा निकाल लिया जाता है और जो बचता है ये पैसा वो बैंकें लेकर के बैठी हैं, वो निकल नहीं रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले केस में जो पैसे बैंक में फ्रीज थे वो किसी और स्टेट से निकाल लिए गए। इसका क्या कारण है? तो यहां पर 2 लोगों की मिलीभगत हमेशा सामने आई है, जिसमें कि पहले हैं साइबर पुलिस वाले और दूसरे हैं
काले कोट वाले यानी कि वकील, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। मर्डर भी होता है तो भी वकील दिया जाता है और वकील पूरी कोशिश करता है कि जानते हुए भी कि मर्डर किया है उसकी सजा को कम कराया जा सके या फिर आरोप, क्योंकि उनका काम है ये, ठीक है ना। तो यहां पर भी वकीलों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो साइबर अपराधियों ने वकीलों को, बड़ी बड़ी वकीलों की टीम को हायर कर रखा है। तो रिकवरी की प्रक्रिया कैसे काम करती है? जब भी आपने कोई साइबर कंप्लेंट की तो आप कंप्लेंट किसके खिलाफ करते हो? उन बैंक अकाउंट के खिलाफ करते हो जिनमें आपने पैसे डाले हैं। तो सबसे पहले साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं? उन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। उसके अलावा उसके आगे जब देखते हैं उस अकाउंट में पैसा नहीं है तो उस लेयर में, यानी कि उस अकाउंट से किसको पैसे गए, ए बी सी डी ऐसे करके अगर वो 10 लेयर तक पैसे गए हैं तो उन सारे बैंक अकाउंट्स को आमतौर पर साइबर क्राइम के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। तो अब इसमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, जिनके खुद के पैसे हैं, सैलरी के पैसे हैं, उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए आए थे लेकिन उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपए फ्रीज कर दिए गए, क्योंकि वो 1,000 रुपए जो है वो उसकी वजह से पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अब यहां पर वकीलों का रोल अहम हो जाता है। जो साइबर अपराधी हैं, जिनका एक्चुअल में अकाउंट है जिसमें लाखों रुपया आया है, वो लोग वकीलों को हायर करते हैं और उसके बाद वो पुलिस वालों के साथ मिली भगत करके, अगर एफआईआर नहीं हुई है तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर साइबर पुलिस को पैसा खिला करके उन अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए उनसे एनओसी ले ली जाती है। और ऐसे में जो वकील हैं बहुत बड़े लेवल पे इस तरह का काम कर रहे हैं। अगेन, मैं वकीलों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये उनका काम है, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। वकील बकायदा नोटिस लगाते हैं, कहते हैं कि हमारा क्लाइंट इनोसेंट है। ये वकील लोग जो हैं ये अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब तक एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर हो जाने के बाद वो कोर्ट तक जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद भी वहां पर वो इस तरह के हलफनामे लगाते हैं कि हमारा जो बंदा है वो खुद एक विक्टिम है, वो कोई साइबर अपराधी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो बैंक अकाउंट में फ्रीज हुआ पैसा है वो निकालता कौन है? अंततः वो साइबर अपराधी ही निकाल लेते हैं जिनका बैंक अकाउंट होता है। अकाउंट फ्रीज है, पैसा कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से बाहर निकल चुका है और बीच में एक भ्रष्ट तंत्र जिसकी वजह से जो एक्चुअल में विक्टिम है उसके पास पैसे वापस आ ही नहीं पाते हैं। तो एक तरफ तो जिस हिसाब से बैंकें जो है ढीला ढाली कर रही हैं पैसा देने में, वहीं एक दूसरी समस्या भी सामने निकल करके आई है। वो ये है कि कई सारे बैंकर्स इन साइबर अपराध की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक अकाउंट, फर्जी बैंक अकाउंट्स खोल करके साइबर अपराधियों को बेच रहे हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों में इंसिडेंट हुए हैं जिसमें दिल्ली एनसीआर में ही 100 से अधिक बैंकर्स को गिरफ्तार किया गया है। अब तक अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए बैंकर्स को गिरफ्तार किया गया है जिनकी संलिप्तता इन साइबर अपराधियों के साथ थी, जो कि इनोसेंट लोगों के बैंक अकाउंट खोल करके इन साइबर अपराधियों को बेचते हैं लाखों रुपए में और खुद लाखों रुपए की कमाई करते हैं। तो बैंक की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है। ना तो वो पैसे दे रहे हैं और साथ ही वो बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं साइबर अपराधियों को, जिसकी वजह से जो साइबर अपराध है वो अपनी चरम सीमा पर है। और कहीं ना कहीं साइबर अपराध में अगर नकेल लगानी है तो डिजिटल पेमेंट की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसों में बैंक की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। एक बार अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको अनफ्रीज कराने के लिए जगह जगह पर चप्पलें चटकानी पड़ती हैं। अगर आप एक इनोसेंट व्यक्ति हैं, आपने किसी गेमिंग वेबसाइट से या किसी ऐसी फेक वेबसाइट से या किसी अनजान जगह से 100-150 रुपए भी ले लिए हैं, तो आपका जो मेन अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी भी आती हो, लोन भी कटता हो, ऐसे बैंक अकाउंट को भी बेरहमी से फ्रीज कर दिया जाता है और उनको अनफ्रीज कराने के लिए आप यहां वहां चक्कर काटते रहते हैं और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना। लेकिन साइबर अपराधियों के लिए ये उतना ही आसान है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करने हैं। साइबर अपराध द्वारा अर्जित किए गए पैसों से वकील हायर करना है और वो वकील फिर बाकी का काम कर देते हैं, उनके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा देते हैं। लेकिन पिस्ता कौन है? वो इनोसेंट व्यक्ति पिस्ता है जिसका बैंक अकाउंट अननेसेसरीली फ्रीज किया गया है, और साथ में वो विक्टिम पिस्ता है जिनके पैसे गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिसके पैसों की ही आगे बंदर बाट की जा रही है, तो उसको तो पैसे वापस मिले ही नहीं। तो ये है आज के समय में साइबर अपराध हो जाने के बाद इस पूरे साइबर तंत्र की सच्चाई। तो इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट संदेश क्या है? संदेश यही है कि साइबर अवेयरनेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच कर रहिए, कदम कदम पर नित्य नए तरीके से साइबर अपराधी लोगों को साइबर अपराध का शिकार बना रहे हैं।
पहले शुरू में होता था कि लिंक भेजकर ओटीपी मत बताना, दिस एंड दैट, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब लोगों को डायरेक्टली फोन करके उन्हें डरा तक दिया जाता है और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती जो लोग डरा रहे हैं। उनके नंबरों को आप रिपोर्ट कर दो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। गिरफ्तारियां तो बहुत कम सुनने को मिलती हैं, और अगर कोई गिरफ्तार हो भी गया तो वो अपने आप को इनोसेंट बता देता है, या फिर इसकी सजा इतनी ज्यादा नहीं है, जमानत लेकर के वापस वो लोग यही काम करने में लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में इतनी बात तो समझ में आई होगी कि अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जब भी कभी इस तरह का कोई साइबर अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो कृपया उनको देखिए, समझिए, अपने जानकारों तक साझा कीजिए ताकि वो किसी साइबर अपराध में ना पड़ सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।